स्टार्ट। महोदय, इनके लिए जीवन ताकत है। ये जीवन को छल के रूप में परिभाषित करते हैं। सफलता इनके कदम चूमती है जब तक जीते हैं शान से, परंतु अंत बड़ा ही भयानक होता है। परंतु दिखावा तो पल दो पल का ही ज़्यादातर होता है। पैरा। तीसरे वर्ग में समाज के भाववेशी लोग आते हैं। इनकी संख्या इन दोनों से कम परंतु बहुमत में ही होते हैं। प्राय ये असफल प्रताड़ित होते हैं। इनका मस्तिष्क मन एकाग्रचित नहीं रहता। ये ईश्वरवादी तो होते हैं परंतु आध्यात्म इनके लिए अपनी कमजोरी पर आवरण का ही काम करती है। इनका जीवन इनके कर्म पर नहीं वरन भाग्य पर आधारित रहता है। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा मेहनत व संघर्ष करते हैं। इनके लिए ये कहा जाए कि खेती ये करते हैं और काटता कोई और है तो गलत नहीं। वास्तव में समाज का यही वह वर्ग है जहाँ से पाप और पुण्य जन्म लेते हैं और पलते हैं। यही वह वर्ग है, वह धरातल है जहाँ सब खड़े होते हैं। ये प्राय दिल से जीते हैं। मस्तिष्क इनका शून्य कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पैरा। जैसे ईंट के भट्टे में खंजर टेट्टा खूब पका निकलते हैं जिन्हें नींव में डाला जाता है, यह तबका वही है। समाज का सबसे असफल वर्ग यही है जिन्हें सफलता या तो मिलती नहीं या मिलती है तो इनके पास नहीं रहती। इनका पूरा जीवन दुविधा में गुजरता जाता है। ये न स्वयं के लिए ही कारगर सिद्ध होते, न परिवार न समाज के लिए। बस इनका स्थान कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह है जहाँ हर अस्त्रों का प्रयोग लोग अपने अपने तरीकों से करने को स्वतंत्र होते हैं। ये सफलता की रस्सी को सांप समझकर और सांप को जीव हत्या की दुविधा में पकड़कर छोड़ देते हैं। पूरा जीवन पाप पुण्य भला बुरा उचित अनुचित कर्तव्यहीनता के बारे में सोचते बीता देते हैं। इनकी जिंदगी उत्तरदायित्व कर्तव्य घुटन बोझ आदि शब्दों में ही उलझी रहती है। समाज का यह वर्ग जिनके द्वारा किए गए प्रयास या भूल या कार्य से जहां समाज एवं परिवार के अन्य लोग व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से लाभान्वित होते हैं, वे स्वयं में एक असफल व्यक्ति के रूप में जीते हैं। वास्तव में जीवन इनके लिए संघर्ष है, जहर है जो पीना है। पैरा। महोदय, समाज के चतुर्थ वर्ग में आने वाले लोग सहृदय बुद्धिमान सर्वशक्ति संपन्न व परमार्थी होते हैं। यह वर्ग अपने हृदय की भावना को परिस्थिति के अनुसार दिखाने में पारंगत होते हैं। ये हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग परमार्थी कार्य में लगाते हैं। समाज इन्हें कभी अत्यंत बुरा अत्यंत भला भी कहता है क्योंकि ये किसी के लिए भले होते हैं तो वही किसी के लिए बुरे भी होते हैं। इनका जीवन परमार्थी युद्ध में बीत जाता है। इसका मैं वास्तविक सत्य साधु दार्शनिक से लेकर हर वर्ग के लोग आते हैं क्योंकि अच्छे बुरे हर वर्ग में एक आध परमार्थी
प्रवृत्ति के अवश्य होते हैं। इनके लिए जीवन एक उपकार है, एक लक्ष्य है। पैरा ये बातें स्पष्ट करती है कि जीवन कोई एक परिभाषा में सिमट कर नहीं रहता। ये तमाम परिस्थिति, व्यक्ति, विचार, क्रियाकलापों के कारण परिभाषित होते हैं। अब प्रश्न उठता है, जीवन के इस संघर्षपूर्ण सफर में सफल कौन है? तो आप पाएंगे अतीत से अब तक और आगे तक भी जिसने भी जिंदगी को दिल से जीने की कोशिश की वह हार गया, जिसने दिमाग से जिया वह जीत गया, मगर जीते हुए भी जीवन के आनंद से वंचित रहा। वास्तव में जीवन समझ से चलते हुए सफल होना ही है। कहीं दिल से आनंद लेना है तो दिमाग से कार्यक्रम बनाना व उस पर चलना, आज के परिवेश में शेर बनकर जीना, इंसानियत को बचाना ही इंसानियत है। आज मानव इतना भूखा हो गया है कि बस दूसरों के कार्य का अनुचित लाभ उठाकर अपने जीवन को पूर्ण सफल बनाने की कोशिश में लगा रहता है। मानव इतना उत्सुक हो गया है कि आज वह कुछ भी करने को तैयार है, चाहे इसमें दूसरों का कुछ भी परिणाम हो, इसकी कोई चिंता नहीं। आज की पीढ़ी यह समझती है कि वे जो करती है वह ठीक है, इसके परिणाम का कोई डर नहीं। उन्नति के साथ साथ मनुष्य का गर्व भी बढ़ता जा रहा है। पढ़े लिखे मनुष्य भी अपने स्वार्थवश अनुशासन का महत्व जानना नहीं चाहते। दंगा फसाद, भ्रष्टाचार, खून खराबा और कई तरह के अत्याचार अनुशासन की कमी की वजह से बढ़ रहे हैं। इससे भला किसी को लाभ, यह बात कोई भी समझना नहीं चाहता। काश कि लोग गांधी जी और कई महान नेताओं के उपदेश को समझते हुए उनके रास्ते पर चलते। पैरा महोदय गांधी संपूर्ण राष्ट्र जीवन के संगठन और पुनर्निर्माण को चाहते थे। एक ओर स्वराज्य प्राप्त करने और दूसरी ओर उसे ग्रहण करने, उसका सुचारू संचालन करने तथा उसे टिकाने की तैयारी करने का उनका लक्ष्य था। उनकी यह चिंता थी कि जब स्वराज्य आए तब हम उसके लिए अयोग्य या बेकार न पाए जाएं। पैरा यह तो भौतिक दृष्टि हुई। आध्यात्मिक दृष्टि से तो जिसका वे राष्ट्र में विकास करने को व्याकुल थे, व्यक्तिगत बातचीत में कहा करते थे कि जिन भारतीयों में आत्मबल है वे अपने को स्वतंत्र मानकर व्यवहार करें। अंग्रेजों का जाना और उनके स्थान पर भारतीयों का बैठ जाना गांधी जी की दृष्टि के अनुसार सच्चा स्वराज्य नहीं था। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का अवकाश भी गांधी जी की योजना में नहीं था। यह कौमी एकता की कमी के कारण संभव हुआ। सच्चे स्वराज्य का मार्ग उन्होंने अपने 19 सूत्री कार्यक्रम द्वारा प्रशस्त कर दिया था। पैरा गांधी के सामने सबसे बड़ी और मूलभूत समस्या देशव्यापी एकता की थी। वे चाहते थे कि इसकी नींव पारस्परिक मातृभाव, प्रेम, सेवा, आत्मत्याग और आत्मसंयम पर पड़े, जिससे वह
हार्दिक और स्थायी हो। समूहों की दृष्टि से इससे सांप्रदायिक एकता, प्रादेशिक एकता, विभिन्न हितों की एकता, विभिन्न गुटों और दलों की एकता तथा भाषाई समूहों तथा संस्कृतियों की एकता शामिल है। गांधी जी मूलतः एक धार्मिक पुरुष थे। वे अपना धर्म जानते थे, उसे श्रेष्ठ मानते थे। वे बहुत बड़े लोकतांत्रिक थे। उनके लिए जीवन अखंड था, इसलिए व्यक्ति का जीवन हो या राष्ट्र का, उसकी साधना वे संपूर्ण रूप से करते थे। जिस प्रकार योग पूर्ण न होने पर भी व्यर्थ नहीं जाता, जिस सीमा तक वह पूर्ण हुआ है उस सीमा तक तो लाभ करता ही है, उसी प्रकार गांधी जी का जीवन साधना भी व्यर्थ होने वाली वस्तु नहीं थी। जिस सीमा राष्ट्र ने उसे सिद्ध किया, उस सीमा तक उसे उसका लाभ मिल गया, आगे मिलता रहेगा। प्रकृति ने भारत को भौगोलिक विविधता के साथ साथ भाषा वैविध्य का उपहार भी सहज ही प्रदान किया है, किंतु यह भाषा वैविध्य कभी भी पारस्परिक सौहार्द में बाधक नहीं बना। हमारे देश में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक आदि के समय भी भाषा वैविध्य था, किंतु उन्होंने अपने सिद्धांतों एवं आदर्शों का प्रचार करने के लिए जनवाणी को ही चुना। पूर्ण विराम।